जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। और आप एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्तों सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास को। प्यारे दोस्तों जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर एक टॉपिक आगे का, जिसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। बिल्कुल भानु प्रताप जी हैं, प्रतीक, सचिन, काचल, जयपाल, जयवती, स्वाति, सुगंधा, सोनम, विकास, जसविंदर, वर्षा, रेनू, उन, प्राची, राज, अंजना, कार्तिक, सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। अभिषेक, देव कुमार, आंचल, बबीता, मुस्कान, आयुष, हेमंत, गीता, सचिन, शिवेंद्र, है ना। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ पर हम अपने चैप्टर को। चैप्टर का नाम रहने वाला है कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ही टॉपिक आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का। सर आवाज बहुत कम आ रही है बच्चे, आवाज ठीक आ रही है क्या? एक बार सभी दोस्त बता देंगे आप मुझे, है ना। कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ, जब तक क्लास चलेगी रोज कुछ 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 पढ़ते रहेंगे, है ना। अभी मुझे बताएंगे वॉइस मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं। कुछ एक कमेंट आया कि सर थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, आवाज सब कुछ। हमने इससे पहले जो भी 3 चैप्टर पढ़े, उन चैप्टर्स में आप में से कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसे कुछ ना समझ में आया हो। सबको सब कुछ समझ में आ गया या नहीं आया, है ना। चलिए बिल्कुल एक बार बताएंगे मुझे जल्दी से कि इससे पहले जो हमने 3 चैप्टर पढ़े, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और आपका हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये 3 चीजें हमने यहाँ पर की थी। तो ये तीनों बातचीत आपको समझ में अच्छे से आ गई या नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। बिल्कुल। फिर हम यहाँ पर अपने एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे। हालांकि एक चैप्टर आपका और बच रहा है अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का, तो उसे मैं आपको बाद में कराऊंगा। पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहले इसे हम कर लेते हैं, है ना। चलिए, बाकी देखिए होता क्या है कि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं ना, और पहली बार पढ़ते हैं स्पेशली, तो होता क्या है कि हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्योंकि हमने चीजें तो पढ़ ली और हमें समझ में भी आ गई, बट वो हमें ये फील नहीं हो रहा कि हमें समझ में आई है। तो हमें क्या करना रहता है, वहां पर जब हम उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आंसर निकल करके आता है। और जब अपने आप आंसर निकल करके आता है तो वहीं पे हमें चीजें समझ में आ जाती है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करवाता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो उन तीनों चैप्टर्स को हम कर देते हैं साइड में, और आज हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के पहले चैप्टर, मतलब आज की क्लास की तरफ। तो हम सबसे पहले तो देखो, हमारा जो चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर से पहले हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। ठीक है, शिवम सर मैंने आपसे पढ़कर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया था, साक्षी जी का कहना है, बहुत अच्छे बच्चे। तो अभी आप पोस्टेड हैं या कैसे, बताएंगे मुझे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, मुझे सभी के कमेंट दिखते हैं यहाँ पर, बट मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ नहीं सकता, आप सभी समझदार हो। तो अब बातचीत हमारी हो चुकी है, अब हम थोड़ी सी क्लास पर बात कर ध्यान देते हैं। क्लास के लास्ट में फिर थोड़ी सी आप लोगों को कमेंट ले लेंगे, है ना। तो एक अच्छा तरीका रहेगा। हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो कैसे मिलकर के बनता है। तो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, मैंने आपको पहली क्लास में डेमो में भी बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर तीनों चीजों के समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन से मिलकर के बनता है। किसी भी एक चीज की कमी होने पर हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तरह से नहीं चलेगा, है ना। तो हम कहेंगे जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर। तो इनमें जो हम आज की क्लास में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसमें हम आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक, जो कि 3-4 दिन चलेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के ही अंदर हमारा इनपुट डिवाइस हो गई, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हो गई, मेमोरी हो गई, है ना, ये सभी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, ओके, चलो। मैं सभी का कमेंट देख पा रहा हूं, बट अब आप कमेंट मत करिए, है ना, जब मैं कहूंगा तब करना। तो अगर मैं हार्डवेयर की सबसे सरल भाषा की बात करूं कि हार्डवेयर को समझना कितना आसान है, हार्डवेयर क्या होता है, तो हर वह उपकरण, हर वह डिवाइस जिसे आप देख और छू दोनों सकते हो, वो हार्डवेयर है। आप कहेंगे भैया ये फोन हार्डवेयर है, ये माइक हार्डवेयर है, पेन हार्डवेयर है, पंखा हार्डवेयर है, आपका कीबोर्ड हार्डवेयर है, आपका रिमोट हार्डवेयर है। हर वो उपकरण जिसे आप देख और छू दोनों सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर ही है। ठीक है, बिल्कुल, वो हमारे क्या है, हार्डवेयर होता है। तो जिन्हें हम देख व छू दोनों सकते हैं वे हार्डवेयर होते हैं, और इसीलिए इन्हें हम टेंजिबल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। क्या है, इसीलिए इनको टेंजिबल डिवाइस भी कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि हार्डवेयर डिवाइसेस को किस और अन्य नाम से भी जानते हैं, तो हम कहेंगे हार्डवेयर डिवाइसेस को टेंजिबल डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, सर ये क्या बात हुई कि वे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर को भी कमांड दे रही हैं और सॉफ्टवेयर के कमांड पर भी काम कर रही हैं, तो इसमें गलत क्या है। इसमें गलत क्या है, अगर मैं आपसे कहूं, एक चीज सोच करके देखो कि मान लो भैया जैसे शादी हुई, ठीक है, पति पत्नी है, तो एक अच्छा रिश्ता कब चलेगा भैया, कुछ बातें पति पत्नी की मान ले, कुछ बातें पत्नी पति की मान ले, है ना। तो एक आपस में कोऑर्डिनेशन से चीजें चलती हैं। अब तुम सोचो कि पति कहता जाए पत्नी मानती जाए, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई, एक अच्छा जीवन थोड़ी ना हुआ। पत्नी कहती जाए पति बेचारा सुनता जाए, ये भी नहीं हुआ। हालांकि ये बात वाला केस बहुत कम होता है, लेकिन होता है कहीं कहीं, है ना। लेकिन एक अच्छे तरीके से जो चीजें चलती हैं वो कैसे चलेंगी कि कुछ पति ने कह दी पत्नी ने मान लिया, कुछ पत्नी ने कह दिया पति ने मान लिया, दोनों। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं, मतलब हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर को कमांड दिया तो सॉफ्टवेयर काम करा, सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर को कमांड दिया तो हार्डवेयर ने भी काम करा। कैसे, तो हम समझेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, वे सॉफ्टवेयर, वे डिवाइस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती है, मान लो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, आपके फोन में व्हाट्सएप है, तो उस व्हाट्सएप को खोलने के लिए आपको अपने फोन में क्लिक करना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा उस पे। आपने जैसे ही क्लिक करा तो वहां पर क्या था, हार्डवेयर का प्रयोग करा आपने, तो हार्डवेयर का यूज करके आपने सॉफ्टवेयर को कमांड दे दी, व्हाट्सएप खुल गई। ठीक है, फिर वहां पर क्या हुआ कि अब सॉफ्टवेयर में आपने कोई कमांड दिया, मान लो प्रिंटर है, हमें कोई चीज प्रिंट निकालनी है,
ठीक है, हमें किसी चीज का प्रिंट निकालना है, तो हम यहाँ से अपने कंप्यूटर पहले तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल पी, तो कीबोर्ड ने हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर को कमांड दी कि कंट्रोल पी वाला इंटरफेस खोल दो, और फिर जब हम क्या करेंगे वहां पर प्रिंट के कमांड पर सॉफ्टवेयर से जब हम कमांड देंगे तो जो हार्डवेयर यानी कि हमारा प्रिंटर साइड में रखा हुआ है वो प्रिंटर हरकत करने लगेगा, जबकि वो प्रिंटर तो शांत बैठा था, हमने तो उसे कुछ भी नहीं कही, लेकिन जैसे ही मैंने एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में यहां से प्रिंट की कमांड दी तो वो प्रिंट निकलने लगा, यानी कि सॉफ्टवेयर से प्रिंटर यानी कि हार्डवेयर ने काम करा और हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर ने काम करा। क्लियर है? बताएंगे मुझे, बात क्लियर है यहाँ तक की? तो बस इतनी सी ही बात है कि जिन्हें हम छू देख दोनों सकते हैं, वे सभी के सभी हार्डवेयर होते हैं, और हार्डवेयर को हम टेंजिबल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। वे हार्डवेयर डिवाइस जो सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करती हैं या सॉफ्टवेयर को कमांड देने का काम करती हैं, हार्डवेयर डिवाइस कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, चलिए। ठीक है भैया, रिपीट कर दिया मैंने सब कुछ अच्छे से। विच वी कैन बोथ टच एंड सी, ऑल्सो कॉल्ड टेंजिबल डिवाइस, डिवाइसेस दैट गिव कमांड टू द सॉफ्टवेयर, ऐसी डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं, और ये यही वे डिवाइसेस भी होते हैं जो सॉफ्टवेयर की दी हुई कमांड पर काम करती हैं, है ना, और वर्क ऑन द कमांड्स ऑन द सॉफ्टवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा जितनी भी डिवाइसेस आप देख रहे हो वो हर एक डिवाइस अपने आप में हार्डवेयर है। जैसे कि मैं बहुत सारे नाम आपको बताऊंगा इनपुट डिवाइस के अंदर, वो सबके सब नाम जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होंगी सब हार्डवेयर है। प्रोसेसिंग सीपीयू हो गया, इसके अंदर के जितने भी उपकरण होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह, सब कुछ हार्डवेयर है, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर को खोल करके उसे देख और छू दोनों सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टोरेज डिवाइस, चिप हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, रैम हो गई, रोम हो गई, यूएसबी हो गई, पेन ड्राइव हो गया, जितने भी हैं देख और छू दोनों पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है भैया? आउटपुट डिवाइस का अर्थ है हमारा कि जितनी भी आउटपुट डिवाइस होंगी वो भी सब हमारी क्या है? हार्डवेयर है। कम्युनिकेशन डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस, सब की सब हमारी क्या होती हैं? हार्डवेयर का उदाहरण। ठीक है भैया, क्लियर है मेरी बात? बच्चे बताएंगे यहाँ तक मेरे दोस्त? ठीक है सर, स्पीड हो रही है थोड़ी। मेरे भाई मुकेश भाई, एक बात बताना, आप जब से ये क्लास शुरू हुई है हमने सिर्फ इतनी सी बात जानी है, 2 लाइनें पढ़ी हैं 10 मिनट में। अब अगर आप इसे भी तेज स्पीड का होगे मेरे भाई, तो कैसे काम चलेगा बताओ? फिर तो आप 6 फिर आप पूरे 60 मिनट में 6 लाइनें पढ़ करके जाओगे, ऐसे तो सिलेक्शन संभव नहीं है ना? आपको अपनी कैचिंग पावर थोड़ी-सी एनहांस करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी कैचिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा-सा लोड आपको अपने दिमाग पर देना पड़ेगा, चीज़ें सरल हैं, आसानी से समझ में आएँगी। बट हम स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे, बट इतनी स्लो भी नहीं होनी चाहिए कि बेकार हो जाए सब चीज़ें, और इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए कि बेकार हो जाए। बीच का एक रास्ता निकाला जाता है ना? चलिए। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? ये जितनी भी डिवाइसेस आप देखेंगे, जितने भी उपकरण दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर हैं। ये सब के सब, कोई सा भी नाम हो, ये सब के सब हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर तीनों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है? ओके। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर है ना, तो हम देखेंगे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जिन्हें हम छू तो नहीं सकते, लेकिन सिर्फ़ देख सकते हैं, और इनको हम इनटेंजिबल डिवाइस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इनटेंजिबल डिवाइस कह रहे होते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, और इसीलिए इन्हें इनटेंजिबल डिवाइस कहा जाता है। ठीक है? वे डिवाइसेज़ जो हार्डवेयर द्वारा दी गई कमांड पर काम करती हैं या हार्डवेयर को कमांड देने का काम करती हैं। What we cannot touch only we can see, also called intangible device, and those devices which work on the command given by the hardware। ठीक है भैया, अगला एक नाम आता है ह्यूमन वेयर का। अगला नाम क्या आता है हमारा? अगला नाम आता है ह्यूमन वेयर का। ठीक है, ठीक है, तो बताएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन वेयर क्या होता है। ह्यूमन वेयर का अर्थ होता है कि जैसे आप और हम कंप्यूटर चलाते हैं, उपयोग करता है, तो बिल्कुल हम ही ह्यूमन वेयर, हम ही ह्यूमन वेयर हो गए। कंप्यूटर को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो कंप्यूटर यूजर कहलाता है, उसी को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। वॉइस लो है जी बच्चे, वॉइस यहाँ से एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया आवाज है, एक बार आप अपनी तरफ से चेक करिए, है ना? ठीक है, सब सही है, बिल्कुल सही है बच्चे। प्लीज क्लास डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, है ना? हो सकता है आपकी तरफ से थोड़ी कम आ रही हो, बट क्लास हमारे साइड से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। ह्यूमन वेयर कंप्यूटर को यूज करने वाला जो उपयोगकर्ता होता है, उसी को हम ह्यूमन वेयर कह रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ओवरऑल मैंने एक रिव्यू दिया कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और ह्यूमन वेयर क्या है। ठीक है, लिख करके पढ़ाइए भैया, सॉरी बट मैंने आपको पहली ही क्लास में बता दिया था कि जो कंप्यूटर विषय है ये विषय ही ऐसा है जिसे लिख करके नहीं पढ़ाया जा सकता। आप 7th 8th क्लास के लिए कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे कि मैं आपको 4-5 लाइनें उतरवा जाऊं और हो गया काम। इसे समझने के लिए एक प्रॉपर माइंड मेकअप आपका होना चाहिए, प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए। आप बहुत कम पढ़ करके 40 क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते। आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, आप बेसिक नहीं पढ़ रहे बिल्कुल भी। समझिए इन बातों को, तो लिख करके आप पढ़ोगे तो भैया मेंस हो जाएगा, उसके बाद सिलेबस खत्म होगा। जो कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें चीज़ों को समझते हुए चलना है। और अभी आप क्योंकि पहली-पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा कम समझ में आ रहा हो, बट थोड़ा-सा पेशेंस रखो। जैसे-जैसे एक आध टॉपिक कंप्लीट होगा मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊँगा, आप कहोगे कि सबसे ज़्यादा मजबूत सब्जेक्ट ही आपका कंप्यूटर है, बट थोड़ा-सा टाइम तो दो उसे। ठीक है? चलो, है ना? तो लिख के पढ़ा पाना संभव नहीं है भई, ये विषय ही संभव नहीं है लिख कर पढ़ा पाना, तो ऐसी कोई भी बात आप अपने मन में ना लाएँ। ओके। अच्छा, मैंने आपको बताया था पहले ही दिन कि जब हमारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली क्या होती है कि कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट दिया जाता है। इनपुट के बाद उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है ना? उसके बाद क्या होती है? इनपुट की प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। यही बात है? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट।
ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर को कार्य करने के लिए इनपुट की आवश्यकता होती है। अब ये इनपुट क्या चीज़ है? तो जब हम अपने कंप्यूटर से कुछ काम कराना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में बताऊँ, मान लो आपको क्या करना है, आपके घर पे कोई बच्चा है, कोई तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि भैया बिल्कुल, आपको क्या करना है कि आपको मान लो आपने दिए ₹100 लेके काम का लड्डू लिया। तो जब आपने उसे ₹100 दिए लड्डू लाने के लिए, तो ये आपने उसे एक इनपुट दे दिया, एक आदेश दे दिया, एक इंस्ट्रक्शंस दे दिया, एक निर्देश दे दिया, राइट? तो कंप्यूटर को इनपुट देना क्या है? एक आदेश, एक निर्देश देना है कि मुझे ये काम करवाना है। फिर हमने उसे ₹100 दिए लड्डू के लिए, वो भाग करके गया और लेकर के आया। जाकर आना, लेकर के आना ये क्या है हमारा? ये हमारी एक प्रोसेसिंग हो गई और जिस काम के लिए हमने उसे कहा था, जब वो काम उसने हमें करके दे दिया, तो वो हमारा आउटपुट हो गया। मतलब जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो आउटपुट होता है। बिल्कुल। तो इनपुट क्या है? जब भी हम अपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई आदेश, कोई निर्देश देते हैं, वो इनपुट होता है, ठीक है? अगर हमें कंप्यूटर से कोई बात कहनी है, अगर हमें कंप्यूटर तक कोई बात पहुँचानी है, तो हम क्या करेंगे? इनपुट देंगे उसे, ठीक है? अब इनपुट दिया कैसे जाएगा? मुझे कंप्यूटर से कहना है, कोई काम करवाना है, तो कंप्यूटर मेरी डायरेक्ट तो सुन नहीं लेगा। मैं कहूँ, "हाँ भाई, क्या हाल है?" तो नहीं सुनेगा। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है और उससे बातचीत करने के लिए भी हमें डिवाइस की ही ज़रूरत पड़ेगी, है ना? उससे बात करने के लिए भी हमें डिवाइस की ही ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। तो वे डिवाइसेज़ जिनके माध्यम से हम इनपुट देने का काम करते हैं, वे सभी के सभी इनपुट डिवाइसेज़ होती हैं। बस, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। हम देखेंगे अब देखिए आप चाहो तो ये सब लिखो और नहीं चाहो तो मत लिखो, आपको समझ में आ गया तो, है ना? तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जिन डिवाइसेज़ के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा, शब्द, संकेत, निवेश, आदेश, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वे डिवाइसेज़ इनपुट डिवाइस होती हैं। अब ये बात आप समझ गए तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस उचित संचार के लिए बाहरी दुनिया और कंप्यूटर के बीच इंटरफ़ेस की तरह काम करती है। मतलब जो इनपुट डिवाइस होती हैं, ये कंप्यूटर और बाहरी दुनिया यानी कि हम, क्योंकि हम खुद बाहर बैठे हैं, हम कंप्यूटर के बाहर ही तो बैठे हैं, तो बाहरी दुनिया यानी कि हम और कंप्यूटर के बीच जो संवाद है, जो एक कम्युनिकेशन का काम करेगी, वो कौन करेगी? इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के बीच एक इंटरफ़ेस की तरह काम करती है और ये उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर डेटा सूचना भेजने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ हम अगर अपने कंप्यूटर से क्या करवाना चाहते हैं? हम अपने डेटा को कंप्यूटर पर कोई डेटा, कोई सूचना भेजना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग लेंगे? हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें इनपुट डिवाइसेज़ की आवश्यकता पड़ रही हो। ठीक है भैया? तो यही बात यहाँ पर लिखी है, द डिवाइस थ्रू व्हिच वी गिव डेटा, वर्ड, सिग्नल, इनपुट्स, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइसेज़। कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेज़ वर्क लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द कंप्यूटर फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन। इट एनेबल्स द यूजर टू सेंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ठीक है? तो ये बात मैंने आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में भी समझा दी और ऐसे भी लिखा दी। ऐसे लिखाने का उद्देश्य ये होता है कि आप बाद में कभी अगर बोर्ड पीडीएफ से रिवीजन करो, तो आपको मेरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल इतने सरल शब्दों में चीज़ें समझ में आ जाएँ। अदरवाइज़ ये बात आप वैसे भी समझ चुके हो, बिना इसे लिखे भी समझ चुके हो कि हमें अपने कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेज़ की आवश्यकता होती है। इनपुट क्या होता है? जिसके माध्यम से हम अपनी बात कंप्यूटर तक रखते हैं, वो इनपुट है। जिन डिवाइसेज़ के माध्यम से इनपुट देते हैं, वो इनपुट डिवाइस हो जाती है। ठीक है? तो ऐसे ये डरना नहीं है कि अरे सर इतना सारा कौन लिखेगा? मत लिखो। ठीक है? चलो, आगे अब बात आती है कि आखिरकार इनपुट डिवाइस यूज़र डेटा को स्वीकार करती हैं, यानी कि जो डेटा यूज़र देता है, उन्हें स्वीकार करती हैं और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करती हैं। हम जो डेटा दे रहे हैं, उसे कंप्यूटर को रिसीव करने में मदद कौन करेगी? इनपुट डिवाइस। बात आती है एक कि कौन-कौन सी इनपुट डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। बात आती है कि कौन-कौन सी डिवाइसेज़ मार्केट में अवेलेबल होती हैं, किस नाम से? इनपुट डिवाइस के नाम से। तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफ़ोन एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ओसीआर इनपुट डिवाइस, ओएमआर इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है, रिकॉग्निशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, टीवी एसी का रिमोट इनपुट डिवाइस है और ग्राफिकल टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है। एक और मशीन होती है हमारी पीओएस मशीन, ये भी एक इनपुट डिवाइस। आप कितनी भी बुक देख लेना, वेबसाइट देख लेना, एक जगह पर आपको इतनी इनपुट डिवाइसेज़ के नाम नहीं देखने के, है ना? इतने नाम आपको वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो एक तो आपको सबसे पहला काम ये है कि इन सभी के नाम याद रखने हैं कि ये सभी की सभी हमारी किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइसेज़ का उदाहरण है, ठीक है? आपसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन-सा एक इनपुट डिवाइस है या कौन-सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है? तो हमें ये नाम पता होने चाहिए। अब एक बड़ा सवाल उठ कर के आता है कि क्या सर इन सब डिवाइस को याद करना पड़ेगा क्या? तो भैया याद नहीं करना, समझना है। अभी मैंने जस्ट आपको इनके नाम बताए हैं, बट जब मैं इनके काम बताऊँगा, जब मैं आपको इनको दिखा दूँगा, तो ये आपको अपने आप याद हो जाएँगे। इनका फ़ायदा ही ये है इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइसेज़ का कि अगर आप इनके कार्य करने की तरीके को समझ गए, तो आपको कोई भी इनपुट डिवाइस, कोई भी आउटपुट डिवाइस याद नहीं करना पड़ेगा। आप खुद से कहोगे कि अच्छा ये ऐसे काम करता है, इसका ये काम है, मतलब ये इनपुट डिवाइस है। ये ऐसे काम करता है, इसका ये काम है, मतलब ये आउटपुट डिवाइस है। तो डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको अभी थोड़ा इनके वर्क के बारे में नहीं, अभी इनके प्रॉपर इनके वर्क के बारे में बताऊँगा, थोड़ा नहीं बहुत सारा बताऊँगा। अभी जस्ट मैंने नाम बताए हैं, अब जो हमारी इसके आगे की पूरी सीरीज़ चलेगी, वो इसी पर चलेगी, एक-एक इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इन सारे इनपुट डिवाइसेज़ में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं और कीबोर्ड इस पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस होती है। क्या? जो कीबोर्ड है, ये इस पूरे संसार की सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड के बाद नाम आता है माउस का, ठीक है? चलिए।
क्लियर है? तो एक बार आप सभी मुझे बता देंगे यहाँ तक की बातचीत आप सभी क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? अंजलि बहन, शायद आपने इंस्टाग्राम पर मेरे स्टोरी नहीं देखी, मैंने इसके लिए स्टोरी डाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए 20 तारीख से क्लासेस यूट्यूब पर लाई जाएंगी, ठीक है? अभी आप मुझे बताएंगे यहाँ तक की चीजें क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? वेरी गुड, ठीक है भैया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, जिसका नाम है कीबोर्ड। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे भाई कीबोर्ड, ठीक है? तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड कैसा होता है। कीबोर्ड ऐसा होता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है ना? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कुंजी पटल। अच्छा, कीबोर्ड को पढ़ने से पहले एक काम कर लो, नहीं तो आपके मन में यही बना रहेगा कि सर ने फुल फॉर्म नहीं बताई। मैं एक बार आपको ये फुल फॉर्म्स बता देता हूँ जो यहाँ पर कुछ दी गई हैं। जैसे कि ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, और एमआईसीआर की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, या फिर जो पीओएस है की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, इसमें रहता है थोड़ा सा विवाद रहता है, उसे देखेंगे। तो हम देखेंगे कि देखो ओसीआर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर हम बात करते हैं ओएमआर की, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर मैंने तो फलानी जगह फलानी किताब में फलानी वेबसाइट पर रीडर लिखा हुआ देखा था, तो अभी बताएंगे, है ना? ये होगा बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पीओएस क्या है? तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है? अब होता क्या है कि अगर आपको रिकॉग्निशन ऑप्शन में नहीं मिलता और रीडर मिलता है, तो आप निसंदेह होकर रीडर पर टिक कर सकते हैं कि ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है? लेकिन अगर आपको दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं ऑप्शन में, तो आप फर्स्ट प्राथमिकता रिकॉग्निशन। अलग अलग पेपर में अलग अलग मानी गई हैं ये चीजें। अब देखोगे एनटीपीसी में एक ही पेपर में रिकॉग्निशन को भी सही माना था और रीडर को भी सही माना था, मतलब अलग अलग। एनटीपीसी के दो अलग अलग सेट ऑफ पेपर हुए, एक में एमआईसीआर मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा गया, एक में रीडर कहा गया। ऐसा बहुत कम होगा कि दोनों ही चीजें आपको देखने को मिले, जो मिलेंगी वो होगा, ऑप्शन पर डिपेंड करती है चीजें, ठीक है? चलो, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने किस चीज की, कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये कुंजी पटल है, और इसका काम क्या होता है कीबोर्ड का हमारा, है ना? कीबोर्ड का जो काम है हमारा वो क्या होता है मेरे भाई? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कंप्यूटर में अक्षर, नंबर, सिंबल आदि जानकारी लिखने के लिए की दबाकर कुछ डेटा इनपुट या लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब ये चीज आपको लिखनी नहीं है, ये चीजें आपको लिखनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? बस ये समझ लेनी है। द कीबोर्ड इज यूज्ड टू राइट इन्फॉर्मेशन लाइक लेटर, नंबर, सिंबल ईटीसी इन द कंप्यूटर और टू इनपुट और राइट सम डेटा और प्रोसेसिंग की। बताओ आप इतने समझदार होकर के क्या आपको ये लगता है कि ये चीज आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी कि कीबोर्ड किस काम के लिए होता है? नहीं, वो तो अपने आप ही पता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर और देखते हैं कि कीबोर्ड के आविष्कारक के तौर पर किसे जाना जाता है आखिरकार। जो कीबोर्ड है हमारा, इसके आविष्कारक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो हम कहेंगे कि क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज को जाना जाता है। किसे? क्रिस्टोफर लेथम सॉलेज को जाना जाता है। एक कीबोर्ड में जो अल्फाबेटिक कीज होती हैं ए से जेड तक कितनी होती हैं? सिंपल सी बात है, 26 होती हैं। ओके। फंक्शन की कितनी होती हैं? तो आइए जानते हैं। देखो ये हमारा कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड में जो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको कुछ 12 बटन दिए रहते हैं। कितने? 12 बटन। और ये बटन कैसे होते हैं? F1 से लेकर के F12 तक, F1 से लेकर के F12 तक आपको यहाँ पर कुल 12 बटन दिए होते हैं। और ये जो 12 बटन होते हैं, इस F का मतलब क्या है? इस F का मतलब है यहाँ पर फंक्शन। इस F का मतलब है यहाँ पर हमारा फंक्शन। तो फंक्शन कीज कितनी होती हैं? टोटल 12 फंक्शन की होती हैं हमारे कीबोर्ड में, और यही बात यहाँ पर लिखी थी कि फंक्शन की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे भैया 12 है, F1 से लेकर F12। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, बताओ किसी कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड की संख्या कितनी होती है? किसकी? न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे 17 होती है। भैया कौन सा होता है न्यूमेरिक कीपैड? तो आप देखेंगे जो ये वाला एरिया है हमारा, ये वाला, इसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। इसे हम न्यूमेरिक कीपैड इसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये जो इतना एरिया है इसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, और इनमें जो बटनों की संख्या है वो कितनी होती है? सब कुल वो 17 होती है हमारी। तो हम कहेंगे कि सब कुल बटनों की संख्या न्यूमेरिक कीपैड में 17 होती है। इसके अलावा कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ दिए गए विकल्पों में से कौन सी नेविगेशन की है या नहीं है, या नेविगेशन की को पहचानूं, ऐसे सवाल आ जाता है आपका। तो हम देखेंगे कि इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट आदि में इधर उधर जाने के लिए किया जाता है, यानी कि अपने कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है ना? मूव करने के लिए किया जाता है। कौन से बटन होते हैं? जैसे एरो बटन हो गए,
होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये जितने भी बटन हैं हमारे, ये सभी के सभी हमारे इसके उदाहरण होते हैं नेविगेशन की के। जैसे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इन बटनों को हम नेविगेशन की के नाम से, इन बटनों को हम और आप नेविगेशन की के नाम से जानते, ठीक है मेरे भाई। और याद रखना ये बटन क्या है, देखो एरो ही तो है, तो इधर उधर पेज में ले जाने के लिए कर्सर को इनका प्रयोग आपका किया जाता है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपसे पूछा जाता है बताओ मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं, या मैं कहूँ संशोधक कुंजियां कौन सी होती हैं। इनको हम कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, इन्हीं को हम कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं, तो वे की बटन जिनका प्रयोग किसी दूसरे बटन के साथ मिलकर के किया जाता है, इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर के किया जाता है, वे हमारी मॉडिफायर कीज होती हैं, या इन्हीं को हम लिख लेंगे कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। इन्हीं को हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन की कह रहे हो, इन्हीं को हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन कीज भी कह रहे होते हैं। कौन सी होती हैं, तो आप देखेंगे कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, ऑल्ट बटन, विंडो बटन, ये जो बटन है हमारे, ये सभी के सभी उदाहरण होते हैं किसका, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट विंडो, ये हमारी मॉडिफायर कीज हो, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन कीज, भाई एक एक करके बताएंगे, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम होता है। F1 शॉर्टकट की हेल्प के लिए होती है, F2 रीनेम के लिए होती है, तो ये चीजें आगे चल करके पता चलेंगी धीरे धीरे, है ना, थोड़ा सा पेशेंस को रखते हुए चलेंगे। पंक्चुएशन कितने होते हैं, 14। अगर आपसे पूछे कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन कौन सा है, तो खुद से देख करके मुझे बताओ कि इस पूरे कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि भैया इस पूरे कीबोर्ड में हमें जो देखो ये वाले जो बटन थे, ये तो हमारे A to Z वाले हो गए, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये वाले जो बटन थे विंडो, ये हमारे मॉडिफायर कीज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ये सबसे बड़ा बटन है एक, इसे हम स्पेस बार के नाम से जानते हैं, इसे हम और आप स्पेस बार के नाम से जान रहे हो, स्पेस बार। तो हम कहेंगे स्पेस बार हमारा कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन होता है। साथ ही साथ ऐसा बटन कौन सा होता है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा, कीबोर्ड का वो बटन कौन सा है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो हम कहेंगे कीबोर्ड का वो हमारा स्पेस बार एक ऐसा बटन होता है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है जी, ओके। इसके बाद आप यहाँ पर इस कीबोर्ड को देखोगे तो यहाँ पर एक बटन होता है बैक स्पेस बटन। इस बैक स्पेस बटन का काम क्या है मेरे भाई, बैक स्पेस का काम, या ये डिलीट बटन एक होता है, इसका काम क्या है, तो जानते हैं, है ना। तो जानते हैं हम यहाँ पर जो बैक स्पेस बटन है, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो बैक स्पेस बटन है आपका, ये क्या काम करता है, ये लेफ्ट लेफ्ट साइड के, ये क्या काम करेगा, तो ये लेफ्ट साइड के एक अक्षर को, एक अक्षर को हटाने का काम करता है, लेफ्ट साइड के एक अक्षर को हटाने का काम, लेफ्ट साइड के एक अक्षर को हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, बैक स्पेस बटन का, ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है। अगर डिलीट बटन की हम बात करते हैं तो ये क्या काम करता है, हम कहेंगे राइट राइट साइड के एक अक्षर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एस्केप बटन होता है एक हमारे कीबोर्ड में, एस्केप बटन कहाँ पर है भैया, तो अगर आपसे पूछे एस्केप बटन की लोकेशन क्या होती है, टॉप टॉप लेफ्ट, बिल्कुल कॉर्नर पे होता है एस्केप बटन। तो अगर ये पूछे कि एस्केप बटन की लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे टॉप लेफ्ट में होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो कैंसिल आ कमांड क्लोज आ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि अगर आपने कोई कमांड दी हुई है, कोई बॉक्स खुला हुआ है, उसे ये बंद कर देगा, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट खुली हुई है तो उसे ये बंद कर देगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक की सब बातें, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। सब स्पीड वगैरह सब कुछ मैनेज है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो बताओ पहले यहाँ तक मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। वॉइस कम आ रही है, मैं एक बार चेक करा लूंगा बहन। वैसे हमारी तरफ से वॉइस क्लियर है क्योंकि मैं अपने सामने फोन में चलाकर देख रहा हूँ, वीडियो तो एकदम ठीक आ रही है, ठीक है। चलो, हाँ डिलीट बटन जो है वो राइट साइड के एक लेटर को हटाने का काम करता है, जबकि बैक स्पेस लेफ्ट साइड के एक अक्षर को का काम करता है। बहुत बढ़िया, तो क्लियर है यहाँ तक की सभी बातें। ये हर एक बात अपने आप में हर एक सवाल है, हर एक बात अपने आप में एक सवाल बनने की क्षमता रखता है। कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सभी चीजों पर अभी मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है एंटर बटन। तो अगली पंक्ति में जाने के लिए या नया पैराग्राफ बनाने के लिए, या नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है एंटर, इसका प्रयोग करते हैं। हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते हमें एक नीचे वाली लाइन में आना है या एक नया पैराग्राफ बनाना है, तो हम एंटर बटन दबाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, नंबर लॉक, कैप्स लॉक और एक होता है हमारा स्क्रॉल लॉक, है ना। नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। सबसे पहले नंबर लॉक को समझेंगे। देखो होता क्या है कि जैसे ये कीबोर्ड है, अब आप कीबोर्ड में यहाँ नंबर लिखे हैं, तो अगर नंबर लॉक ऑन है, अगर नंबर लॉक ऑन है तो आप इन बटनों को दबाओगे तो नंबर लिखे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो नंबर लिख दिए जाएंगे। लेकिन
लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर नंबर लॉक ऑफ है और आप इन बटनों को दबा रहे हो तो नंबर टाइप नहीं होंगे, है ना? तो नंबर टाइप नहीं होंगे। ये क्या होगा, ये जो ये एरो काम करते हैं ना, ये वाली नंबर कीज एरो की तरह काम करने लग जाती है। किसकी तरह काम करने लग जाती है? एरो की तरह। सर प्लीज थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, स्लो वे में चल रहा है भैया, मैं भी आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं बहुत तेज नहीं चला सकता क्योंकि भाई मुझे सबको लेकर के चलना है ना? मैं थोड़ा सा भी तेज करूंगा तो बाकी बच्चों को समस्या होगी, फिर उनके कमेंट आएंगे सर स्लो पढ़ाओ, हमने बैचेस लिए नहीं लिया, और बहुत कुछ लिख देता है बच्चा बिना कुछ सोचे समझे, जबकि वो सिर्फ अपने हिसाब से सोचता है, जबकि हमें सबके हिसाब से चीजें सोचनी पड़ती हैं। नेविगेशन की बता दो, फंक्शन की बता दो, सबको अलग अलग नहीं बताया जा सकता। मैंने 2-3 बार आपको रिवाइज करा दिया। अगर आपका नेट चला गया था, आप बीच में चाय पीने चले गए थे क्लास के बीच में, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो ये जो बटन होते हैं हमारे कीबोर्ड के, ये वैसे तो नंबर लिखते हैं, लेकिन अगर हम नंबर लॉक को ऑफ कर दें, पता क्या चलेगा ऑन है ऑफ है? तो यहाँ पर ग्रीन लाइटें जलती हैं, तीन ग्रीन लाइट जलती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर नंबर लॉक ऑफ है, ग्रीन लाइट नहीं जल रही, तो जो ये वाले बटन हैं, ये एरो की तौर पर काम करते हैं, ठीक है? चलो, ओके। यही बात देखिए यहाँ पर लिखी होगी कि इसका प्रयोग करने से न्यूमेरिक कीज को एरो की तरह चलाया जा सकता है। कब? जब नंबर लॉक का ऑफ, इसका प्रयोग करने से नंबर लॉक को ऑफ करके, नंबर लॉक ऑफ करके न्यूमेरिक कीज को एरो की तरह चलाया जा सकता है। इसके बाद एक होता है कैप्स लॉक। कहाँ होता है कैप्स लॉक? तो हम देखेंगे कि कैप्स लॉक होता है यहाँ पर होता है ये कैप्स लॉक। कैप्स लॉक से क्या होगा? तो अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो ग्रीन लाइट जलेगी, ऑफ है तो लाइट नहीं जलेगी। तो जब हमारा कैप्स लॉक ऑफ होता है तो हम जो भी कुछ लेटर लिख रहे होते हैं वो सब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे आप अभी देख रहे होगे आपके फोन में भी, आप कुछ भी टाइप करते हो सिंपली तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। बट मैं चाहता हूं कि सारे अक्षर कैपिटल लिखे जाएं, तो मैं कैप्स लॉक को ऑन कर दूंगा, फिर बटन वही दबेंगे लेकिन सबके सब हमारे कैपिटल होंगे, ठीक है? सारे के सारे हमारे कैसे होंगे? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है? तो कैप्स लॉक के लिए क्या कहा है हमने कि व्हेन इट इज टर्न ऑन ऑल लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड एंड व्हेन इज टर्न ऑफ ऑल लेटर आर स्मॉल। इसको ऑन करने पर सभी लेटर कैपिटल लिखे जाते हैं, व ऑफ करने पर सभी लेटर हमारे स्मॉल लिखे जाते हैं, ठीक है? लेकिन एक बात आपके मन में आनी चाहिए कि भैया ये तो सभी के लिए हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मुझे लिखना है मुझे लिखना है मान लो टारगेट, ऐसे। अब इसमें क्या है कि टी कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो क्या मैं कैप्स लॉक ऑन करके ही सिर्फ कैपिटल अक्षर लिख सकता हूं, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है? इस बात को लिखना मत, लेकिन सुनना ध्यान से। क्या? बात को ध्यान से सुनना कि कैप्स लॉक जब कैप्स लॉक ऑफ होता है, जब कैप्स लॉक ऑफ होता है तब हम शिफ्ट बटन दबाकर, तब हम यदि तब हम यदि शिफ्ट बटन दबाकर तब हम यदि शिफ्ट बटन दबाकर लेटर टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, तो वह तो वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा, तो वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। जो भी बटन आप दबाओगे अगर कैप्स लॉक ऑफ है और आपने शिफ्ट बटन के साथ में उसे दबाया तो वो कैसे हो जाएगा? तो वो कैपिटल में टाइप हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे आगे सेम लाइन है क्या कि जब हम मान लो अब कैप्स लॉक ऑन है, जब कैप्स लॉक ऑन ऑन होता है जब कैप्स लॉक ऑन होता है तब हम यदि शिफ्ट बटन दबाकर तब यदि हम शिफ्ट बटन दबाकर लेटर टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, तो वह स्मॉल लेटर में टाइप होगा। क्यों होगा जी? क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? तो हम कहेंगे कि भैया जैसा वो काम कर रहा है, मान लो कैप्स लॉक ऑफ है तो शिफ्ट के साथ कैपिटल, है ना? और अगर ऑन है तो शिफ्ट के साथ स्मॉल लेटर, ठीक है जी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि शिफ्ट बटन क्या है? शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होता है, और अगर कैप्स लॉक ऑन है तो यही स्मॉल में टाइप होने, ठीक है जी। इसके बाद स्क्रॉल लॉक का क्या काम है? स्क्रॉल लॉक होता है एक हमारा, तो इसके प्रयोग से पेज को स्क्रॉल करना, बंद करना व चालू किया जा सकता है। इसके प्रयोग से क्या है कि इसके प्रयोग से जो हमारा पेज होता है ना, ऐसे हम ऊपर नीचे कर लेते हैं पीडीएफ ऐसे करके, तो वही उसे स्क्रॉल करना कहते हैं। तो स्क्रॉल लॉक की मदद से हम इसे चालू और बंद कर सकते हैं। एक बटन होता है हमारे कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बटन। इस प्रिंट स्क्रीन बटन को दबा करके हम अपनी पूरी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे क्लिप बोर्ड पर कॉपी करते हैं, ठीक है जी। तो एक बार मैं सबको जो भी कुछ पढ़ाया है एक बार उसे कोई रिवीजन करा दूं आपको, या सुन लूं? यहाँ तक ही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ओवरफ्लो हो जाएगा आपके दिमाग से। मुझे बताओ यहाँ तक की बातचीत आप सभी को समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पर हम कह रहे थे ना ये बटन होते हैं, ऐसे ही टॉगल कीज़ होती हैं। कौन सी? टॉगल कीज़ होती हैं कीबोर्ड में। तो कौन-कौन सी की को टॉगल कीज़ कहा जाता है? किस-किस की को टॉगल कीज़ कहा जाता है? तो हम कहेंगे कि नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक।
नंबर लॉक, कैप्स लॉक और जो स्क्रॉल लॉक है मेरे भाई, ये हमारी कौन सी होती है? टॉगल कीज होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ टॉगल कीज का काम क्या है ना? क्यों ये टॉगल कीज है? तो हम कहेंगे वह कीज जो कौन सी होती है टॉगल कीज? तो प्रत्येक बार वह कीज जो प्रत्येक बार दबाने से अपने कार्य को बदल दे अपने कार्य को बदल दे अपने कार्य को बदल दे क्या कहलाती है? टॉगल कीज कहलाती है। कैसे कि एक बार आपने नंबर लॉक ऑन करा तो नंबर लॉक ऑन हो गया, ऑफ करा मतलब तो नंबर लिखने लगेंगे, फिर दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा, फिर आपका नहीं लिखने लगेंगे, फिर दबाओगे, फिर दबाओगे, फिर हर बार अपने काम को चेंज कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होता है? टॉगल कीज। एक बार मैं क्विक रिवीजन के साथ आपको बताऊंगा। हमने सबसे पहले जाना हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर भी होते हैं जिन्हें हम देखो दोनों सकते हैं, इसलिए हमने टेंजिबल डिवाइस कहते हैं। ये कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर की कमांड पर व सॉफ्टवेयर इनकी कमांड पर काम करते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है, इनपुट एंड आउट। अभी जाना नहीं है आप लोगों को, रुकना है। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? जितने भी डिवाइसेस हैं सभी हार्डवेयर हैं। फिर हमारे सॉफ्टवेयर पर जिन्हें हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वे हमारी सॉफ्टवेयर होती हैं और इन्हें हम इंटेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ह्यूमनवेयर जो यूजर होते हैं वो इनपुट क्या है। जब हम अपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को देना इनपुट देना कहलाता है, और जिस जिस डिवाइसेस के माध्यम से हम इनपुट देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हमारी होती हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन सी इनपुट डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। तो जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी की सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में जाना कि ये स्पेस बार है, ये नेविगेशन कीज है, ये हमारी न्यूमेरिक कीपैड है, ये हमारा फंक्शन की है, ये मॉडिफायर कीज है, इस तरीके। ठीक है। फिर हमने बताया कौन सी की कितनी होती है आपकी, और नंबर लॉक, कैप्स लॉक कैसे काम करता है, ये सभी चीजें हमने यहाँ पर आज की क्लास में देख ली। अभी कीबोर्ड के बारे में कुछ और जानकारी भी रह रही है, उसे हम कल की क्लास में करेंगे। अभी हम यहाँ से रिलेटेड कैसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, है ना? चलो, तो बताएंगे मुझे। मैं सवाल तो वैसे ज्यादा लाया था, लेकिन मैं उन सवालों को कराऊंगा जो हमारे इस कंटेंट के आधार पर बन सकते हैं। कैसे? देखो, कंप्यूटर का कौन सा इनपुट उपकरण मुख्य रूप से टेक्स्ट, नंबर और कमांड को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसलिए यूज किया जाता है कि आप उसमें टेक्स्ट, नंबर या कोई कमांड वगैरह दे पाओ? तो आसान है, कीबोर्ड। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही हमें फिलहाल नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो फंक्शन की होती हैं F1 से F12 तक का प्रयोग सामान्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? केवल टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए नहीं, संख्याएं लिखने के लिए न्यूमेरिक कीपैड है, कर्सर कंट्रोल करने के लिए तो नेविगेशन कीज थी, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए अभी तो आपने पढ़ा। अब यही सवाल ऐसे बन सकता है कि तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी कीज की आवश्यकता पड़ती है? तो हम क्या कहेंगे, सवाल यही रहेगा। देखना कैसे बन जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड पर नेविगेशन कीज का कार्य क्या होता है? तो हम कहते हैं कि केवल कर्सर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। यही लिखा होता कंप्यूटर कीबोर्ड पर न्यूमेरिक कीज का क्या काम होता है, तो ये वाला हो जाता। तो ये वही चीजें हैं। ठीक है। चलो, तो विभिन्न विशेष कार्यों और शॉर्टकट कमांड के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये माउस का सवाल है, कल की क्लास की बात करेंगे। ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल व्हील। देखो, अभी स्क्रॉल व्हील पढ़ा। माउस के बीच में स्थित स्क्रॉल व्हील का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? बताओ। जो माउस है, माउस में क्या है? अच्छा, माउस अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, छोड़ो, माउस को रोक लेते हैं। इस पर आ जाओ। चलो, ये वाला बताओ क्या होगा। कीबोर्ड की कौन सी की कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन दिशा में मूव करने के लिए प्रयोग की जाती है? क्या होगा आंसर? है ना? सिर्फ आज यहाँ पर इंग्लिश में नहीं है ये क्वेश्चन, कल से इंग्लिश में आ जाएंगे, परेशान नहीं होना। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट, राइट, अप, डाउन दिशा में जाने के लिए हम क्या कहते हैं? एरो की, या फिर इसी को हम नेविगेशन की के नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। स्पीड से लेकर के सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कैसी लगी ये बात आप इस वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स आता है, वहां पर बता सकते हो। साथ में जो टेलीग्राम डॉट ग्रुप होता है हमारा, वहां पर भी आप मुझे ये जानकारी दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।